हेलो स्टूडेंट, दिस इज साइंस टेन। तो हम कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन हमने कंप्लीट किया इंट्रोडक्शन के साथ। केमिकल इक्वेशन हमने किया कि हम केमिकल इक्वेशन कैसे राइट करते हैं, और आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए हम कवर करने वाले हैं बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, हम डिस्कस करेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी क्या होता है जरा इसको समझते हैं। केमिकल इक्वेशन कैसे राइट किया जाता है वो हम समझते हैं। यानी कि केमिकल रिएक्शन को अगर रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एज ए सेंटेंस यूज करते हैं, वर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, और हम एक सिंबल फॉर्म यूज करते हैं जिसमें हम एलिमेंट्स यानी कि एटम और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला राइट कर रहे हैं। सिंबल की हम हेल्प ले रहे हैं जिसको हमने केमिकल इक्वेशन बोला था। अब बैलेंस और अनबैलेंस का मतलब क्या आ जाता है, तो सबसे पहले हम जो बातचीत कर रहे हैं वो हम इसका पहला पॉइंट उठा लेते हैं। हम देखने वाले हैं क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम रिएक्शन राइट कर रहे हैं कि रिएक्टेंट से हमारे पास क्या आया, प्रोडक्ट आया, तो रिएक्टेंट जैसा भी है प्रोडक्ट जैसा भी है। फॉर एग्जांपल के लिए कि मैंने एक रिएक्शन लिखा, जैसे मैं लिखता हूं CuSO4 का रिएक्शन हो रहा है आयरन से और बनता है FeSO4 और प्लस में कॉपर। क्लियर? ये भी केमिकल रिएक्शन। अब इसमें इसको हम बैलेंस कहें या अनबैलेंस कहें, इस बात का मतलब क्या रहेगा, तो अगर मैं डिफाइन करना पड़े इस चीज को, इसको पहले ध्यान से देखते हैं। ये हमारा ओवरऑल रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। कहीं अब एलिमेंट कौन कौन से एटम रिएक्शन में इन्वॉल्व है, कौन कौन से एटम से रिएक्ट किया है, तो ध्यान से देखा जाए तो कॉपर नजर आ रहा है। अब अगर सल्फेट की बात करें तो या तो ये SO4 ग्रुप पूरा ले लो या अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे मैंने सल्फर अलग लिखा, ऑक्सीजन अलग लिखा, और एक कौन है, आयरन। क्लियर? कॉपर रिएक्टेंट में कितना है 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4 और आयरन कितना है 1। ये मैंने रिएक्टेंट लिख दिए, ये वो एटम्स हैं जो एज ए रिएक्टेंट वर्क कर रहे हैं। सेम मैं यहां पर लिखूं तो यहां भी देखा जाए तो कॉपर कितना है 1 है, आयरन भी कितना है 1, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4। हमने नोट ये किया कि जो एलिमेंट्स जो एटम रिएक्टेंट में है वो प्रोडक्ट में भी है और उनका नंबरिंग भी क्या है, इक्वल। तो हमें रिएक्शन में देखना क्या है, हमें देखना होता है रिएक्शन में एटम्स एंड देयर नंबर। हमें क्या क्या देखना होता है, एटम एंड देयर नंबर देखना होता है। क्लियर? समझे? अब ये दोनों तरफ इक्वल है, ये दोनों तरफ क्या है, इक्वल, कोई भी कम नहीं है कोई भी ज्यादा नहीं है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ गए? एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया और कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। क्लियर? तो एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट हमारे पास आए। अब इसको भी ध्यान से देखें तो 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम, 1 कार्बन 1 कार्बन, ऑक्सीजन 3, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। तो ये भी क्या है, बैलेंस है। तो अब अगर हमें बैलेंस को डिफाइन करना पड़े कि मैं इसको कैसे लिखूं, कैसे डिफाइन करूं, तो क्या लिखा जाएगा कि व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो
तो उसका डेफिनेशन हम बना सकते हैं क्या, द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ different elements in reactant and product are equal। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जो एटम्स के नंबर हैं किसके, अलग अलग एलिमेंट्स के, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में क्या हो, इक्वल हो, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस। समझ गए? तो ये डेफिनेशन है। अब इनमें देखा जाए तो रिएक्टेंट में जो एटम्स हैं और उनके नंबर, और प्रोडक्ट में एटम्स और उनके नंबर दोनों तरफ इक्वल है, तो हमने इसको क्या बोला, हमने इसको बोला बैलेंस। सेम ये भी क्या है, एक बैलेंस। चलिए नोट डाउन कीजिए। इससे नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अनबैलेंस पे। चलिए पूरा डिटेल में चल रहा है, पूरा चैप्टर अच्छे से हम कवर करेंगे। तो बैलेंस और अनबैलेंस, क्लियर? ओके, अब हम देखने वाले इसका सेकंड पार्ट जो क्या होने वाला है। अब हम जानेंगे कि अनबैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल के तौर पे कि हमने मैग्नीशियम लिया और उसको बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये वही हमारा रिएक्टेंट और ये हमारा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में मैग्नीशियम कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 2, और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम है 1 और ऑक्सीजन भी कितना है 1। तो मैग्नीशियम की बात तो ठीक है दोनों तरफ, लेकिन कम कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। यहां पे 2 और यहां पे क्या हो गया 1 हो गया। यानी जब प्रोडक्ट बना तो उस प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के जो एटम है वो रिएक्टेंट में 2 थे और प्रोडक्ट में कितना है 1, तो एक ऑक्सीजन का एटम कम हो गया, यानी कि दोनों तरफ उनका नंबरिंग इक्वल है। तो द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल, जो दोनों में इक्वल ना हो उसको क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस बन रहा है, वाटर का फॉर्मेशन है ये। तो हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। अब ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी कौन सा रिएक्शन है, अनबैलेंस। क्लियर? ये भी क्या है, अनबैलेंस। यानी कि ऐसे रिएक्शन जिनका जब हमने इक्वेशन राइट किया तो वहां पर नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड इक्वल नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस। अब हमें करना क्या होता है कि हमें इस अनबैलेंस इक्वेशन को किसमें लेके आना होता है, बैलेंसिंग फॉर्म में लेके आना होता है। किसमें लेके आना होता है, बैलेंसिंग फॉर्म में। तो यहां पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि देखो ये रिएक्शन तो सही है, ये रिएक्शन सही है, इससे हमें क्या है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बनता है, ये जो बताना चाह रहा है वो सही है, लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इसको जो लिखने का तरीका है, यानी इससे जो हम और डिटेल निकाल सकते हैं वो हमारे पास सही आंसर नहीं आता। क्लियर? यानी कि अनबैलेंस इक्वेशन जो है वो रिएक्शन को एक्सप्लेन तो कर देती है, लेकिन उस रिएक्शन का कंप्लीट एक राइट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती। राइट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ, कि कितने मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट किया, कितने मॉलिक्यूल्स बने। क्लियर? यानी कि इस इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए तो हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल बनता है। इससे तो ये पता चल रहा है, लेकिन ये गलत है। इसका बैलेंसिंग कैसे होगा,
कैसे हुआ वो बाद में सीखेंगे। इसका बैलेंसिंग देखो, इसका बैलेंसिंग ये होगा, यानी कि यहां से क्या पता चला कि 1 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन 1 H2O का मॉलिक्यूल नहीं जी, एग्जैक्ट ये कुछ ऐसा है। तो रिएक्शन तो सही बता देता है लेकिन उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन सही नहीं होता। एक्चुअल में ये होगा कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल और H2O के कितने बनेंगे 2 मॉलिक्यूल। तो अनबैलेंस इक्वेशन हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। अब हमसे पूछा ये जाता है कि वाई भी बैलेंस, तो एक तो मैंने ये बात बता दी कि इंफॉर्मेशन, इससे भी जरूरी क्या हो जाता है हमारे लिए, इससे भी जरूरी कि हम अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस ही क्यों करते हैं, वाई भी बैलेंस। ठीक है कि हमें इंफॉर्मेशन तो सही चाहिए, उसके अलावा क्या ऐसा है जिसकी वजह से हमें बैलेंस करना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है होता है यहाँ पे, वाई भी बैलेंस, वाई भी बैलेंस, हम बैलेंस कर ही क्यों रहे हैं। अब इसका रीजन क्या है, अब इसका रीजन है यहाँ पे एक लॉ डिस्कस किया जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ ये कहता है कि पहले अगर रिएक्शन से हटकर बात करें कि जी कोई भी जो मैटर होता है उस मैटर को ना तो हम अलग से क्रिएट कर सकते और ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, उसका फॉर्म हम चेंज कर सकते हैं, उसकी जो एनर्जी है वो हम उसको बार बार चेंज कर सकते हैं, ना तो हम उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर सकते हैं, ना हम उससे कुछ एक्स्ट्रा कुछ कम कर सकते हैं। तो ना उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर, जैसा फिजिक्स में भी 9th क्लास में कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, क्लियर, वैसा ही मैटर को लेकर अब हमारे पास यहां पर मैटर से जुड़ा हुआ क्या है, हमारे पास क्या है कि हम बात करते हैं किसकी, रिएक्शन की। हम किसकी बात करते हैं, रिएक्शन की। रिएक्शन में कौन रिएक्ट करता है, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं। और मैंने अभी भी कहा कि जब जो रिएक्टेंट होते हैं उनमें हर हालत में या तो हम एटम को राइट करते हैं या हम कोई मॉलिक्यूल राइट करते हैं। और देखा जाए तो मॉलिक्यूल भी किससे मिलकर बनते हैं, एटम से मिलकर बनते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि जो भी रिएक्शन है उस रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है वो पार्टिसिपेट यानी रिएक्ट करने वाला कौन है, एटम से। यानी कि रिएक्शन का सबसे छोटा पार्ट होता है एटम, जहां से रिएक्शन शुरू होती है और हमें एक क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। तो हमारे लिए मैटर एजी क्या आ गया, एटम आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम एटम को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते ना हम उस एटम को क्रिएट कर सकते। कहने का मतलब कि जो एटम रिएक्टेंट में प्रेजेंट है वही किसमें प्रेजेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट में। अब प्रेजेंट होने के साथ साथ कि अगर हाइड्रोजन यहां पर है तो हाइड्रोजन यहां भी होना चाहिए, लेकिन साथ में उनका जो नंबर है यानी कि अगर मैं कहूं क्वांटिटी है तो क्वांटिटी भी दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो जो बैलेंस इक्वेशन हमने देखा उसमें तो क्वांटिटी दोनों साइड इक्वल है, तो वहां पे तो लो फॉलो हो रहा है कि एटम जितने रिएक्टेंट में थे उतने प्रोडक्ट में है, यानी कि मैटर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसको समझ लेना कि मैटर आ रही है यहाँ पर क्या, एटम। या तो रिएक्शन में एटम इन्वॉल्व होते हैं या मॉलिक्यूल होता है, और मॉलिक्यूल भी किससे जुड़ा होता है, एटम से। तो बात सेम सेम पहुंच गई। क्लियर, तो नंबर इक्वल होना चाहिए। तो पहले तो ये लो देखो कि कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आप कहोगे सर यहाँ तो मास की बात हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है, मास की बात हो रही है। अब जरा इसको वहां लेके जाते हैं कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर,
मैटर हमारे पास क्या है, एज ए एटम है, तो ये दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। अब इस लो को हम अलग अलग वर्डिंग में लिख सकते हैं, मैटर के वर्डिंग में लिख दिया, एटम की वर्डिंग में लिख दिया, और किसकी वर्डिंग में लिख सकते हैं, मास की वर्डिंग में, कि जो रिएक्टेंट का मास है उस रिएक्टेंट को मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते, यानी कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों क्या रहने चाहिए, इक्वल रहने चाहिए। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। अब जरा सोचो आप कि मास इक्वल कब आएगा, जब नंबर इक्वल होंगे। मास इक्वल कब आएगा, जब नंबर इक्वल होगा। अगर एटम्स के नंबर ही ऊपर नीचे हो गए कि रिएक्टेंट में कोई, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट में कोई एक एलिमेंट कम हो गया, इसका मतलब वो एलिमेंट रिएक्टेंट में ज्यादा है, तो मास में कितना चेंज आएगा, जितना उस एटम का मास है, जितना उस एटम का मास है उतना ही तो चेंज आएगा। तो ये अलग अलग वर्ड है, तो कंफ्यूज नहीं होना, मैटर की फॉर्म में, एटम की फॉर्म में, और लास्ट मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी लो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मैटर कह लो या उसका मास कह लो, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। तो हमें हर हालत में दोनों का मास इक्वल लेके आना है। क्या लेके आना है, मास इक्वल लेके आना है। और मास इक्वल कब आएगा, जब एटम्स इक्वल होंगे। अब अगर आप बात ये समझ में आ जाती है तो ठीक है, और अगर नहीं आती तो हम एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि अगर हमें मास इक्वल दिखाना है, मास का मतलब मैटर, मैटर इक्वल कब होगा, मैटर सेम कैसे रहेगा, कांस्टेंट कैसे रहेगा, जब मास रहेगा। क्लियर, ओके। छोटा सा एग्जांपल अभी वाला ही ले लेते हैं। Mg प्लस O2 हमने लिखा, सबसे छोटा रिएक्शन यही यूज होता है MgO। अब जरा ध्यान से देखो कि अगर अभी क्या है, ये अनबैलेंस आपको पता है, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन इक्वल नहीं है, तो हम ये क्या हो गया, अनबैलेंस। अब क्या ये लो को फॉलो कर रहा, ये लो फॉलो नहीं कर रहा, यानी कि जो लो हमने पढ़ा, लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उस लो को फॉलो करने के लिए रिएक्शन उस लो को ओबे करे, जो हमने इक्वेशन राइट किया है वो इक्वेशन उस लो के अकॉर्डिंग हो, इसलिए हमें रिएक्शन को क्या करना पड़ रहा है, बैलेंस। तो अगर हमें डिफाइन करना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे, टू अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अकॉर्डिंग टू व्हिच मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या तो ये लिख सकते हैं मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन रिएक्शन, ये भी लिख सकते हैं। या हम क्या लिख सकते हैं, इन ए रिएक्शन number of atoms neither be created nor be destroyed equal to in reactant and product। तो अगर आपको लिखना पड़े तो जैसा मैंने बोला है, वीडियो को थोड़ा थोड़ा रोक के आप लिख सकते हो, तीन अलग अलग तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। ये बैलेंस क्यों करते हैं, तो इस लॉ को फॉलो करवाने के लिए बैलेंस करते हैं। अब कैसे करते हो तो चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फिलहाल जो बात मुंबई की चल रही थी उसको मैं समझा देता हूं। अभी देखो मास की बात करते हैं, रिएक्टेंट का मास निकालते हैं, कितना आया, मैग्नीशियम होता है 24, ऑक्सीजन होता है 16, ऑक्सीजन है यहाँ पर 2, तो 24 प्लस 32, तो ओवरऑल कितना आ गया 56। कलिए यहां पे देखते हैं मैग्नीशियम 24, ऑक्सीजन 60, देखा जाए तो कितना आया 40 आया। अब आप देखो कि चेंज कितना आ गया, 16 का आ गया। अब ध्यान दो कि कम क्या हुआ था, एक ऑक्सीजन ही तो कम हुआ था, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो ऐसी बात है डिफरेंस कितने का आना है, 16 का आना है। क्लियर, किसका आना है, 16 का आना है। तो आप अगर ये चाहते कि यहां भी 56 होता तो मुझे इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 16, और 16 का मतलब मुझे क्या जोड़ना है, ऑक्सीजन जोड़ना है। समझ गए, तो मेन रिजल्ट क्या निकला कि अगर हम एटम्स को इक्वल कर देते हैं तो मास ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा।
समझ गए? अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये लो सर एक ऑक्सीजन जोड़ दे, अब इसके लिए एक तरीका भी सीखना पड़ेगा कि हाउ वी बैलेंस, ठीक है? तो वो अभी हम करेंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसका रिजल्ट निकाल के अब ये इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में होती, फिर कैसे करते हैं हम आगे बात करेंगे। अगर ये इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में होती तो ये कुछ ऐसा होता, यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 2 होता। अब देखो जरा, मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ये देखो ये कुल मिला के मैथमेटिक्स के जैसा है। जैसे ये होता है ना, आप लिखते हो मैथमेटिक्स में x + y, इसका मतलब 2x + 2y होता है। उसी प्रकार यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो गया तो मैग्नीशियम भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। इसका मतलब ये है पूरा फॉर्मूला मल्टीप्लाई होगा। अब मास जोड़ो जरा इसका, मैग्नीशियम 24, मैग्नीशियम हो गया 2, ऑक्सीजन 16 × 2, तो ये यहां से आया 48 प्लस यहां से आया 32 और ओवरऑल देखा जाए तो कितना आ गया 80। क्लियर? अब यहां से देखो 2 को मैंने बाहर रखा, मैग्नीशियम होता है 24, ऑक्सीजन होता है 16, अंदर वाला आ गया 40, 40 × 2 कितना आ गया 80। तो यहां भी 80, यहां भी 80, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो लो फॉलो हो गया, लो क्या हो गया फॉलो, कि रिएक्टेंट का जो मास है वही प्रोडक्ट का मास है। और ये मास इक्वल कब आता है? जब एटम्स इक्वल हो जाते हैं, मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। तो अब हमें जो आगे सीखना है इसमें वो ये रहेगा कि हाउ वी बैलेंस। वाई वी बैलेंस का मतलब तो समझ गए, टू अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अकॉर्डिंग टू व्हिच मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये तो था बैलेंस होता क्या है, अनबैलेंस क्या होता और वाई वी बैलेंस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं, हाउ वी बैलेंस, जिसमें हम अलग अलग मेथड सीखेंगे। छोटी रिएक्शन के लिए अलग अप्लाई कर लेंगे, बड़े के लिए अलग कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।